मैथिली तृप्ति के उसे फोन करते ही एकेडमी से निकल गई थी। मैथिली भी अपने घर पहुंच गई थी। वो अपने घर की बेल बजाती है तो तृप्ति ही दरवाजा खोलती है, पर मैथिली सिर्फ उसका हाथ पकड़ उसे सीधा अपने कमरे में लाकर दरवाजा बंद करते हुए कहती है, तूने लेटर के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? तृप्ति जल्दी से ना में सिर हिला देती है, क्योंकि शेखर ने उसे मैथिली को कुछ भी बताने से मना किया था। क्योंकि अगर उसे जय को किए मौलिक के फोन के बारे में पता चल जाता तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता। और फिर तृप्ति जल्दी से मैथिली को वो लेटर लाकर दे देती है, लेकिन उस लेटर को खोलने से पहले ही मैथिली के फोन पर एक नोटिफिकेशन साउंड आती है जो 2-3 बार बजता है, जिस पर मैथिली पहले अपना फोन ही देखने लगती है। तो ये मेल थे कॉलेज से। मैथिली लेटर वापस तृप्ति को पकड़ा पहले वो मेल देखने लगती है, जिसे देख वो कुछ समझ नहीं पाई थी कि यह अचानक क्या हो गया। टर्मिनेशन कैंसिल हो गया, सारे चार्जेस भी हट गए, FIR भी वापस ले ली गई। ये नाटक क्या लगा रखा है? कोई तमाशा चल रहा है क्या ये? मैथिली गुस्से से अपना फोन बेड पर पटकते हुए कहती है। लेकिन ये सुन तृप्ति खुश हो गई थी और वो खुशी से मैथिली को गले लगाते हुए कहती है, सच दी, सब चार्जेस हट गए आप पर से, FIR भी वापस हो गई। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। आई एम सो हैप्पी। तृप्ति तो खुश थी, लेकिन मैथिली नहीं समझ पा रही थी कि अचानक क्या हुआ, कैसे अचानक सब बदल गया, जो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर वो अब मुस्कुराते हुए तृप्ति से कहती है, चल अब तो सब ठीक हो गया ना, अब कोई चार्ज नहीं है, कोई FIR नहीं है, अब तो खुश है ना तू? तो तू भी अपने कमरे में जा, मैं भी थक गई हूँ तो आराम करूँगी। कल से एक पल आँख नहीं लगी है, थोड़ी देर सो जाऊँगी तो बेटर फील करूँगी। हाँ दी, आप रेस्ट करो, मैं जाती हूँ। इतना कह तृप्ति मैथिली के कमरे से बाहर आ जाती है। तो मैथिली भी वापस दरवाज़ा बंद कर अलमीरा से अपना टॉवल और चेंज करने के लिए कपड़े लेकर बाथरूम की ओर चली जाती है। दिन से शाम हो चली थी, पर मैथिली पूरे दिन भी नहीं सो पाई थी। वो पूरा दिन कॉलेज ज्वाइनिंग के वक्त उसने जो जो पेपर साइन किए थे उनको पढ़ रही थी, क्योंकि अभी उसे वहाँ ज्वाइन किए सिर्फ 1.5 महीने का वक्त ही हुआ था और रेजिग्नेशन देने के लिए कई सारे क्लॉज थे उसमें, जिसमें अगर रेजिग्नेशन 6 महीने से पहले दिया जाता तो उसके लिए पेनल्टी क्लॉज था, वो भी 50 लाख की पेनल्टी। और पेनल्टी से बचने के लिए उसे 6 महीने वहाँ जॉब करनी होती और उसके बाद 2 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करना होता, जो दोनों ही मैथिली के लिए नामुमकिन थे। पर दोबारा उस कॉलेज में मैथिली किसी कीमत पर नहीं जाना चाहती थी, तो वह पेनल्टी क्लॉज को ही पूरा करने के बारे में सोच रही थी। पर कैसे, ये भी बड़ा सवाल था। मिलन से सबको जय के वापस आने के बारे में पता चला था, तो सब चौंक भी गए थे और गुस्से में भी थे। पर मिलन अभी उन्हें शांत रहने के लिए ही कहता है। मैथिली उनको FIR वापस ले ली जाने वाली बात बता चुकी थी, तो वो लोग थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। पर मैथिली के लिए अभी ये 5 लाख वाली परेशानी ज़्यादा बड़ी थी। जो अपना रेजिग्नेशन तो मेल कर चुकी थी, लेकिन अब आगे पेनल्टी का क्या होगा, इसे लेकर अभी थोड़ा परेशान थी वो। पूरा दिन यही सब सोच सोच कर अब उसका सिर घूम रहा था। ढंग से सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो अब वो अपना लैपटॉप बंद कर अपना फ़ोन उठा नीचे की ओर जाने लगी थी। वो फ़ोन पर वंदना के मैसेज का रिप्लाई भी कर रही थी और नीचे की ओर भी आ रही थी। आखिर की 4 सीढ़ियां ही बची थी कि अचानक उसका सिर बहुत जोर से घूमता है। उसका फ़ोन उसके हाथ से छूट गया था और वो खुद को संभालने के लिए रेलिंग पकड़ने लगती है, पर वो भी उसके हाथ में नहीं आ पाती और वो सीढ़ियों से फिसलते हुए सीधा नीचे ज़मीन पर आकर गिरती है। लेकिन उसकी कलाई सीढ़ी के कोने पर लगती है और वो दर्द से कर्रा उठी थी। तो नीचे हॉल में ही बैठे भूषण जी, सुधा जी और उपासना जी मैथिली को इस तरह गिरा देख डर जाते हैं।
और भागते हुए उसके पास आते हैं, जिस पर भूषण जी उसको उठाते हुए कहते हैं, मैथिली कैसे गिर गई तू बेटा, दिखा कहाँ लगी है तुझे, आ यहाँ सोफे पर आकर बैठ। पर मैथिली का हाथ बहुत दुख रहा था। चोट उसके कमर पर भी लगी थी, लेकिन हाथ में असहनीय दर्द हो रहा था। तो उसको सोफे पर बैठाने पर मैथिली अपना हाथ पकड़ सिसकते हुए कहती है, पापा हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है पापा। कि तब तक सुधा जी जल्दी से भूषण जी को पानी का ग्लास देती हैं। तो भूषण जी उसे पानी पिलाते हुए कहते हैं, मैथिली ये ले बेटा थोड़ा पानी पी और पहले शांत हो जा, हम हॉस्पिटल चलते हैं अभी। कि तब तक उपासना जी बाहर बैठे शेखर को जल्दी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन उनको घबराया देख शेखर के साथ बैठे मौली और तृप्ति भी अंदर की ओर आते हैं। पर मैथिली को इस तरह दर्द से कर्राते देख शेखर भागते हुए उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ पापा, ये इस तरह रो क्यों रही है। शेखर तू गाड़ी निकाल, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। पता नहीं कैसे आज सीढ़ियों से उतर रही थी कि फिसल गई। देख इसका हाथ बहुत सूज गया है, दर्द भी बहुत हो रहा है, कहीं फ्रैक्चर ना हो। मैथिली बेटा शांत हो जा, हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। पर वो बुरी तरह से सकने लगी थी। उसका हाथ देखते ही शेखर समझ गया था कि उसके हाथ में फ्रैक्चर है। तो वो तृप्ति से कहता है, तृप्ति तू गाड़ी की चाबी ले और गाड़ी गेट के बाहर निकाल, मैं इसे फर्स्ट एड देकर बाहर लाता हूँ। हाथ बहुत ज्यादा सूज गया है इसका, फ्रैक्चर है हाथ में। जिस पर तृप्ति जल्दी से गाड़ी की चाबी लेने अंदर की ओर जाती है और शेखर मैथिली के हाथ को सपोर्ट देकर फर्स्ट एड करता है। और फिर वो और भूषण जी दोनों उसे हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल जाते हैं। मैथिली के इस तरह अचानक गिरने से सब परेशान थे। सुधा जी अभी भी दरवाजे पर ही खड़ी थी कि तभी अब वो उपासना जी से कहती हैं, जीजी आज सुबह से भूखी है, नाश्ता किए बिना ही चली गई। पता नहीं अकेडमी में भी इसने कुछ खाया या नहीं खाया, दिन से कमरे में बंद है। मुझे लगा सो रही है तो मैं भी नहीं गई कि शाम को उठेगी तो कुछ खा लेगी, लेकिन न खाने की वजह से ही इसे चक्कर आए होंगे, वरना दिन रात इन सीढ़ियों पर ये भागती दौड़ती रहती है। आज तक तो कभी नहीं गिरी ये। दर्द से कितना तड़प रही थी वो जीजी, पता नहीं कहीं ज्यादा चोट ना आई हो। सुधा जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे इस वक्त। तो उपासना जी उनको गले लगाते हुए कहती है, हौसला रखो भाभी साहब, ठीक होगी हमारी मैथिली, महादेव सब ठीक करेंगे। वो सुधा जी को ये कह तो रही थी, पर घबरा वो भी रही थी। तृप्ति और मौली भी परेशान थे, वो भी बस महादेव से यही प्रार्थना कर रहे थे कि मैथिली ठीक हो। सभी हॉल में ही बैठे मैथिली, भूषण जी और शेखर का इंतजार कर रहे थे। मौली कई बार बाहर जाकर भी देख आई थी, लेकिन सिर्फ समय बढ़ रहा था, पर वो लोग वापस नहीं आए थे। रात के 8 बज गए थे कि तभी शेखर के गाड़ी की आवाज सुन सभी बाहर की ओर जाने लगते हैं। पर उनके दरवाजे तक पहुंचने पर वो मैथिली को लेकर अंदर की ओर आ गए थे। उसके हाथ पर प्लास्टर था और कमर पर भी बेल्ट बंधी हुई थी, जो धीरे धीरे शेखर और भूषण जी के साथ अंदर की ओर आ रही थी। पर अभी वो कुछ नींद में नजर आ रही थी। तो भूषण जी शेखर से कहते हैं, शेखर अभी से मेरे कमरे में ही सुला दे, तब तक ये वहीं आराम कर लेगी, फिर खाना खाकर दवा लेने के बाद अपने कमरे में सो जाएगी। भूषण जी के कहने पर शेखर हाँ में सिर हिला देता है और मैथिली को उनके ही कमरे में ले जा लेता है, जिस पर भूषण जी भी अपने झूले पर आकर बैठते हुए कहते हैं, चिंता वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, वो अभी दर्द का इंजेक्शन दिया है तो थोड़ा नींद में है। महादेव ने आज बड़ी बला टाल दी। कलाई पर हेयरलाइन फ्रैक्चर है, 15 दिन में प्लास्टर कट जाएगा। कमर में थोड़ा मोच है, इसलिए बेल्ट दी है सपोर्ट के लिए। अगर सिर पर चोट लग जाती तो जाने आज क्या होता। चक्कर आने की वजह से पाँव फिसला है इसका। आराम करना तो इस लड़की को आता नहीं। मैंने मना किया था आज अकेडमी मत जा, थकी हुई है आराम कर, पर ये सुनती ही कहाँ है, और आज इतनी चोट लगा ली खुद को। तुम सब फिक्र मत करो, ठीक है, वो थोड़ा अच्छे से सो जाएगी, खाना खाकर दवा लेगी, सुबह तक अच्छा महसूस करेगी। आप लोग परेशान मत हो। तृप्ति बेटा एक गिलास पानी ला दे जरा। भूषण जी के कहने पर तृप्ति भूषण जी के लिए पानी लेने चली जाती है, लेकिन कुछ तो चल रहा था इस वक्त भूषण जी के दिमाग में। कुछ खटका था उन्हें, जो अंदर ही अंदर उन्हें परेशान कर रहा था। तृप्ति का लाया पानी पीकर
वो बाहर गार्डन की ओर चले जाते हैं। सुधा जी, उपासना जी भी किचन की ओर चले गए थे। वो जल्दी जल्दी खाना बना लेना चाहते थे क्योंकि मैथिली को दवा भी देनी थी। शेखर मैथिली के पास ही था तो अब तृप्ति और मौली भी वहीं आ जाते हैं। मैथिली सोई हुई थी। शेखर वहीं उसके पास बैठा धीरे धीरे उसका सिर दबा रहा था तो मौली उससे कहती है, सिर पर तो कोई चोट नहीं आई ना शेखर? जिस पर शेखर अपने आंसू साफ करते हुए ना में सिर हिला देता है तो मौली उसके कंधे पर हाथ रख उसको खुद को संभालने के लिए कहती है। तो शेखर मैथिली को देखते हुए कहता है, उस नाम के फिर इसकी जिंदगी में आते ही उसने इसका सुख चैन सब छीन लिया। अब आगे जाने क्या क्या और छीनने वाला है ये नाम इससे। लेकिन क्या ये हकीकत थी कि जय मैथिली की जिंदगी में भूचाल लाएगा, या ये पुरानी बातों को सोचकर बना शेखर का सिर्फ वहम था? वहीं भूषण जी अभी भी बाहर एक गहरी सोच में बैठे थे। कई बातों को जोड़ रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन फिर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। 9:30 हो गए थे उन्हें ऐसे वहां बैठे बैठे कि तभी अब वो अपने कुर्ते की जेब से अपना फोन निकाल अखिलेश जी को फोन लगाते हैं। अखिलेश जी और दादा साहब अभी साथ में बैठे थे, लेकिन अचानक भूषण जी का फोन देख वो दादा साहब से कहते हैं, बापू साहब, भूषण जी का फोन आ रहा है। इस वक्त उनका फोन, कहीं कल के बारे में उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? अब ये तो तब पता चलेगा ना जब तू फोन उठाएगा। फोन स्पीकर पर रखकर बात कर। जिस पर वो भूषण जी का फोन उठा उसे स्पीकर पर रखते हुए कहते हैं, नमस्कार भूषण जी, कैसे हैं आप? घर पर सब ठीक? नमस्कार अखिलेश जी, बस महादेव की कृपा से यहाँ सब ठीक है। वहाँ सब कैसा है? कल घर पर फंक्शन अच्छे से हो गया? आप इतने मन से बुलाने आए थे, हम आ तो नहीं पाए, पर सोचा कि फ़ोन पर ही पूछ लूँ कि सब अच्छे से हो गया ना? भूषण जी के सवाल पर अखिलेश जी दादा साहब की ओर देखते हैं तो वो उन्हें बात करते रहने के लिए कहते हैं, जी जी भूषण जी, यहाँ सब ठीक है और फंक्शन भी बहुत अच्छे से हो गया। सब मेहमान शेखर से मिलकर बहुत खुश हुए और सब अच्छे से निपट गया। पर आप लोग भी अगर आते तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन अखिलेश जी की ये बात सुन भूषण जी 2 पल तो चुप हो जाते हैं और फिर अखिलेश जी से कहते हैं, अखिलेश जी, माफ़ कीजिएगा, पर अभी मैंने ये जो आपको फ़ोन किया है ये कुछ और जानने के लिए किया है। अखिलेश जी, आप भी एक बेटी के पिता हैं। बच्चों के हाव भाव से माँ बाप पहचान लेते हैं कि उनका बच्चा परेशान है, और मेरी मैथिली परेशान होती है तो मेरा पूरा घर बिल्कुल शांत हो जाता है। और आज मुझे महसूस हुआ है कि कुछ कल ऐसा हुआ है जो उसका चैन छीन गया है। आप भी उससे मिल चुके हैं, आपने खुद देखा है कि छोटी मोटी चीज़ें तो वो हंसी में उड़ा देती है, लेकिन कुछ ऐसा हो जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा हो तो उसकी भूख, प्यास, नींद सब मिट जाती है, जो मैं आज देख रहा हूँ। वो कल तक बिल्कुल ठीक थी। कल आपके यहाँ आने तक वो चहक रही थी, पर जितना मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ वो कल पार्टी से आने के बाद बहुत परेशान है। कल कुछ हुआ क्या वहाँ? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर मैथिली को लेकर कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे सब बता दीजिए। कि तभी दादा सा भूषण जी से कहते हैं, भूषण, मैथिली ठीक है ना? बापू सर, ठीक ही तो नहीं है वो। अगर ठीक होती तो मैं ना ये सवाल करता और ना ऐसा सवाल मेरे दिमाग में आता। अगर कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। मैं शेखर या मौली से भी पूछ सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मुझे कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन आप मेरी परेशानी समझिए। अगर कुछ हुआ है तो प्लीज़ बता दीजिए मुझे। इस वक्त अखिलेश जी और दादा साहब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, लेकिन फिर अब दादा साहब कल जो जो हुआ वो सब भूषण जी को बता देते हैं, जिसे भूषण जी बहुत शांति से सुन रहे थे। और सब सुन अब आखिर में वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, हे महादेव, अब मैं समझ रहा हूँ कि क्यों मुझे अपनी बेटी के चेहरे पर वही बेचैनी नजर आ रही है जो 3 साल पहले नजर आती थी। मुझे लग रहा था कि कुछ बड़ा हुआ है, तभी वो अपना सुख
चैन और शांति सब भूले बैठी थी। अखिलेश जी, मैं सिर्फ सुनकर समझ सकता हूँ कि कल मैथिली ने वहाँ क्या किया होगा, क्योंकि अपने गुस्से को तो वो वैसे भी काबू नहीं कर पाती, और कल तो वो शख्स उसके सामने था जिसकी वजह से वो आज तक गिल्ट में जी रही है। अगर वो गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उसका गुस्सा गलत नहीं था। आप ये समझ लीजिए कि मेरी बेटी अभी तक मेरी वो चिड़िया थी जिसे पूरा आसमान भी कम पड़ता था अपने पंख फैलाने को। और जब जय ने मिलन के साथ धोखा किया तो मिलन की हालत देख वो एक छोटे से पिंजरे में कैद मेरी वो चिड़िया बन गई जो हर वक्त सिर्फ अपने पहले की तरह अपने खुले आसमान में उड़ने वाली जिंदगी को पाने के लिए फड़फड़ाती रहती। लेकिन हम उसे इस तरह नहीं देख पाते थे, और आज वही घुटन मैंने फिर देखी उसके चेहरे पर। जब फिर उसे घुटन भरी जिंदगी दे रहा है जो मैं होने नहीं दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सच बताया। बाकी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी कुछ काम मुझे भी करने हैं। मैं फ़ोन रखता हूँ। इतना कह भूषण जी फ़ोन कट कर देते हैं तो अखिलेश जी दादा सा को देखते हुए कहते हैं, बापू साहब, हमने सब बता तो दिया भूषण जी को, पर कहीं कोई बात बिगड़ ना जाए। हमारी बेटी है वहाँ, कहीं कोई बात हो गई तो क्या करेंगे हम। अखिलेश, बेटी उसकी भी है, और जो अभी शायद तकलीफ में है। इसी वजह से एक बाप परेशान है, तो वो जो करेगा सोच समझ कर करेगा। वो बहुत समझदार है, हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेता है। तो तू परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अच्छा, तू ज़रा मौली को फ़ोन लगा। जिस पर अखिलेश जी जल्दी से मौली को फ़ोन लगा, फिर से फ़ोन स्पीकर पर रखते हैं तो मौली अभी मैथिली के साथ बैठी थी। शेखर भी वहीं था, पर अखिलेश जी का फ़ोन देख वो अपना फ़ोन लेकर कमरे से बाहर की ओर आकर कहती है, हाँ जी बापू साहब कहिए, पर दादा सा मौली से कहते हैं। मौली, कैसी है बेटा, और वहाँ सब कैसे हैं? मैथिली अब ठीक है ना? कल की बातों से परेशान तो नहीं है अभी भी? परेशान तो पता नहीं दादा साहब, लेकिन कल जो हुआ उसके साइड इफ़ेक्ट आज दिख रहे हैं। कल पूरी रात वो सो नहीं पाई। आज सुबह बिना कुछ खाए पिए वो मिलन से मिलने चली गई। फिर पता नहीं जय के या त्रिशा के दिमाग का फितूर था कि मैथिली के नाम का टर्मिनेशन लेटर और उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की कंप्लेन का एक लेटर उसने घर भेजा। वो तो महादेव का शुक्र रहा कि वो लेटर पापा के हाथ नहीं लगा, लेकिन आज बात हद से आगे बढ़ गई थी। तो मैंने जय को फ़ोन कर सब बताया और उससे कंप्लेन वापस लेने के लिए कहा, जो कुछ देर बाद उसने वापस ले ली थी। मैथिली भी दिन भर इसी को लेकर परेशान रही, और शाम के वक्त वो अपने कमरे से नीचे की ओर आने लगी तो अचानक उसे चक्कर आ गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। दादा सा हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर आया है उसके, और कमर में भी चोट है। सब थोड़ा परेशान है यहाँ। जो यहाँ खुशियाँ बिखेरे रखती थी आज वही दर्द में है। उसे इस तरह देख अच्छा नहीं लग रहा दादा सा, लेकिन इतना कुछ हो गया ये सुन दादा सा और अखिलेश जी दोनों चौंक गए थे, और अब वो समझ रहे थे कि भूषण जी क्यों इतने परेशान हैं। तो अखिलेश जी मौली से कहते हैं, मौली बेटा तू ध्यान रखना मैथिली का, हम जल्द उससे मिलने आएंगे। और अभी कैसी है वो? फ्रैक्चर हुआ है तो काफ़ी दर्द में होगी वो। हाँ, जब गिरी थी तब तो बहुत दर्द था, पर अब खाना खाकर दवा लेकर सो गई है। अच्छा ठीक है, तू ध्यान रखना अपना भी और सबका भी। महादेव सब अच्छा करेंगे। ठीक है बेटा, मैं फ़ोन रखता हूँ अब। इतना क्या अखिलेश जी फ़ोन कट कर देते हैं, लेकिन अब वो नाराज़ होते हुए कहते हैं, ये एफआईआर फाइल करना जय का नहीं बल्कि त्रिशा का ही काम है। ये लड़की पागल हो गई है क्या? चाहती क्या है ये? बापू साहब, अवध जी से बात करनी होगी कि वो अपनी बेटी को समझा लें कि मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलना बंद करे। वो आज इतना कुछ कर दिया उसने। वो तो भूषण जी सज्जन आदमी है। कल मैथिली ने कुछ गलत नहीं किया फिर भी माफी मांग रहे हैं, पर किसी की अच्छाई का इस तरह फायदा उठाना गलत है। आज मुझे खराब लग रहा है बापू साहब कि वो बच्ची इतना तकलीफ में है। बुरा दादा साहब को भी लग रहा था, लेकिन काफी देर से पीछे खड़े अधिराज पर उनकी नजर नहीं पड़ी थी, जिसने सब सुन लिया था। वो आया तो दादा साहब के पास किसी काम से था, पर अब बिना कुछ कहे वापस लौट जाता है। अगले दिन भूषण जी के यहाँ सत्यनारायण की कथा थी, जो बहुत अच्छी तरह संपन्न हुई थी, जिससे कल जितनी नकारात्मकता उनके घर आई थी वो सब काफी हद तक दूर हो गई थी। मैथिली भी अब ठीक थी और वो पूजा में भी शामिल हुई थी। मौली सभी को प्रसाद देती है और फिर सभी साथ में नाश्ता करते हैं। फ्रैक्चर मैथिली के उल्टे हाथ में था, पर फिर भी सुधा जी
मैथिली को अपने हाथों से ही नाश्ता करा रही थी। पर भूषण जी जल्दी ही नाश्ता कर तृप्ति को नाश्ता कर लेने के बाद उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन आज तक वो हर जगह शेखर के साथ ही जाते थे, पर आज तृप्ति को ले जाने पर वो हैरान था, जिससे बाकी सब भी हैरान थे। लेकिन उनसे पूछने की हिम्मत अभी कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी कुछ सख्त नजर आ रहा था उनका चेहरा। मैथिली शेखर से इशारे से क्या हुआ पूछती है तो शेखर ना में सिर हिला देता है। तो अब तृप्ति जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करती है और फिर तब तक भूषण जी भी कपड़े चेंज कर अपना बैग लेकर बाहर की ओर चले जाते हैं, जिस पर तृप्ति मैथिली की गाड़ी की चाबी लेकर भूषण जी के पीछे पीछे बाहर की ओर चली जाती है। लेकिन वो अचानक गए कहाँ थे, ये बात कोई समझ नहीं पाया था।